सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बेर, जिसको हिंदी में भी बेर और इंग्लिश में भी हम बेर ही कहते हैं। बेर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है झाड़ी बेर और एक होता है पेड़ वाला बेर। जो झाड़ी बेर होता है उसकी साइज़ छोटी होती है और जो पेड़ वाला बेर होता है उसकी साइज़ बड़ी होती है। लेकिन क्या होता है कि आजकल ऐसी ऐसी किस्में विकसित कर ली गई है जिसमें जो पेड़ वाला बेर होता है उस बेर की मोटाई इतनी होती है कि लगभग वो आपको एक सेब एप्पल जो होता है उसके आकार का बेर आपको देखने को मिल जाएगा। और किस प्रकार की जलवायु बेर के लिए चाहिए, उष्ण, शीतोष्ण या और कोई अलग प्रकार की जलवायु, और किस किस किस्मों को विकसित किया गया है, इन सभी का आज हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सारी क्लासेस का हिस्सा बन सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेर किस फैमिली का पादप है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बोलूंगा और दोनों ही मीडियम में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा, बहुत फायदा होगा आपको, चाहे आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बेर किस कुल का पादप है या बेर की फैमिली बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए है मुजेसी, बी है पामी, सी है एस्ट्रेसी और डी है हमारा रेमेनेसी। बेर की फैमिली बतानी है आपको। बेर का कुल या बेर की फैमिली बताइए क्या होगा, मुजेसी, पामी, एस्ट्रेसी या फिर रेमेनेसी। जिसने रेमेनेसी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो बेर है वो रेमेनेसी कुल का पादप है। या बेर की फैमिली की बात करें तो बेर की फैमिली हो जाएगी रेमेनेसी। हिंदी और इंग्लिश में रेमेनेसी को रेमेनेसी ही बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, बेर का वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम ऑफ बेर। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जिजीफस जुजुबा, ऑप्शन नंबर बी है जिजीफस मोरेशियाना, ऑप्शन नंबर सी है जिजीफस नुमेलेरिया और ऑप्शन नंबर डी है हमारा उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका जवाब। बेर का वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम ऑफ बेर। देखिए, जिसने इसका नाम जवाब दिया है जिजीफस मोरेशियाना उनका जवाब सही है, लेकिन जिन्होंने इसका जवाब दिया है उपरोक्त सभी उनका भी सही है। अब देखिए कैसे है, इसको थोड़ा सा समझिए आप क्या है। देखिए, बेर अभी मैंने बताया आपको कि बेर 3 या 4 प्रकार के होते हैं, वैसे मैंने 2 बताए थे, लेकिन बेर जो होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है देशी बेर, एक होता है झाड़ी बेर, एक होता है चाइनीज़ बेर। तो देखिए नाम कैसे आप समझोगे। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ बेर का नाम पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे बेर का नाम पूछा जाता है कि बेर का वानस्पतिक नाम या बोटेनिकल नेम ऑफ बेर, ठीक है, तो आपको जवाब देना है जिजीफस मोरेशियाना। क्या जवाब दोगे, जिजीफस मोरेशियाना इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे वो पूछता है झाड़ी बेर, ठीक है, वो आपसे हर्ब बेर पूछता है, हर्ब का मतलब होता है झाड़ी बेर, झाड़ी बेर पूछता है वो आपसे, तो झाड़ी बेर का क्या हो जाएगा जवाब, झाड़ी बेर का जवाब हो जाएगा जिजीफस नुमुलेरिया। झाड़ी बेर का क्या जवाब हो जाएगा, जिजीफस नुमुलेरिया हो जाएगा। ठीक है, अगर वो आपसे चाइनीज बेर पूछता है तो चाइनीज बेर का जवाब हो जाएगा जिजीफस जुजुबा। ठीक है, तो तीनों ही अलग अलग प्रकार से हैं। जिजीफस का हो जाएगा, जिजीफस जुजुबा का हो जाएगा चाइनीज बेर, जिजीफस मोरेशियाना या हमारा देसी बेर हो जाएगा, और झाड़ी बेर का हो जाएगा जिजीफस नुमुलेरिया। इंपॉर्टेंट है, तीनों ही अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए अब सवाल ऐसे आएगा, वहाँ पर सवाल क्या आएगा, झाड़ी बेर का वानस्पतिक नाम है, वो आपको तीनों जवाब देगा और आपको उसमें से सही चूज करना पड़ेगा। तो झाड़ी बेर का वानस्पतिक नाम अभी बताया मैंने, बताइए क्या होगा इसका जवाब। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जिजीफस जुजुबा, बी है मोरेशियाना, सी है नुमेलेरिया और डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो जिसने झाड़ी बेर का नुमुलेरिया जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो झाड़ी बेर होता है वो क्या होता है, जिजीफस नुमुलेरिया झाड़ी बेर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सवाल ऐसे भी पूछा जाएगा, चाइनीज बेर का बोटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है जिजीफस जुजुबा, बी है मोरेशियाना, सी है हमारा नुमुलेरिया और डी है हमारा उपरोक्त सभी। बताइए इसका जवाब क्या होगा, चाइनीज बेर का वानस्पतिक नाम। अभी बताया था मैंने, जिसने कहा है जिजीफस जुजुबा बिल्कुल सही जवाब है। चाइनीज बेर का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा, चाइनीज बेर का वानस्पतिक नाम हो जाएगा जिजीफस जुजुबा। ठीक है, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक और बताऊंगा मैं आगे इंपॉर्टेंट वानस्पतिक नाम, वो क्या है वो भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दूंगा, ध्यान पेशेंस की पेशेंस मैं सब बताऊंगा। मूल व्रत के लिए किस प्रकार के बेर का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर पूछा गया है मूल व्रत के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता है बेर के अंदर। तो मूल व्रत को बोलते हैं हम रूट स्टॉक। क्या बोलते हैं? रूट स्टॉक। मूल व्रत क्या होता है? मूल व्रत बेसिकली वो प्लांट होता है जो लगा रहता है मिट्टी के अंदर, और उसके ऊपर जो तना होता है उस तने के ऊपर हम बडिंग, ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग ये सब प्रोसेस करते हैं, या उसके ऊपर ही हम क्या करते हैं, कलम को लगाते हैं। ठीक है, तो मूलवंत समझ गए आप। मूलवंत जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, बेसिकली क्या बोला जाता है इंग्लिश में, उसको बोला जाता है रूट स्टॉक। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा गया है मूलवंत के लिए किस प्रकार के बेर का उपयोग किया जाता है। तो अब मूलवंत का उपयोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, ये समझिए। देखिए, मूलवंत का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जब हम किसी भी प्रकार का कोई प्रवर्धन करते हैं। प्रवर्धन का मतलब होता है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन या प्रवर्धन का मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर टी बडिंग कर रहे हैं, हम उसके ऊपर इनार्चिंग कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें उस किस्म को विकसित करना है, या उसके ऊपर क्या करना है, दूसरी किस्म के पौधे लगाने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज दैट एक मूलवंत है जो देशी बेर है, बिल्कुल उस पर किसी भी प्रकार का कोई उन्नत किस्म का फल नहीं लगता। फल लगता है पर उन्नत किस्म का नहीं लगता। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसमें क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि उसमें हमें अच्छी किस्म का, अच्छी गुणवत्ता का क्या मिले, फल मिले। तो हम क्या करेंगे, हम किसी अच्छी गुणवत्ता का जो पेड़ होगा, जो बेस्ट क्वालिटी का या बेस्ट वेराइटी का जो पेड़ होगा, सपोज दैट आप वेराइटी मान लीजिए एप्पल बेर, एप्पल बेर बोलते हैं जिसको, या सेब जो वेराइटी है वो मान लीजिए, एप्पल बेर मान लीजिए, गोला मान लीजिए, मुंडिया, ये बहुत सारी वेराइटीज़ है। इनमें से एक वेराइटी का पेड़ चूज किया, फिर उसकी एक पेंसिल के आकार की एक कलिका या एक बड चूज की, उस बड को काटा, वहां से काटने के बाद में उस बड को कहाँ पर लगा दिया, इस मूलवंत पर लगा दिया। अब इस मूलवंत या रूट स्टॉक की जो नेचर है, इसका नेचर तो ये है कि इस पर जो फल लगेंगे वो छोटे आकार के होंगे और उनकी किस्म भी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम उस पर अच्छी किस्म का कलम लगाएंगे, तो कलम लगाने के बाद में क्या होगा, उस पर फिर उस कलम पर जो फल लगेंगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होंगे, क्योंकि उसका जो पौधा है वो एक अच्छी गुणवत्ता का था, उसको हमने क्या कर दिया, इस पर ट्रांसप्लांट कर दिया। तो इस पर भी कौन से फल लगेंगे, इस पर भी अच्छी गुणवत्ता के और बड़े आकार के फल लगना चालू हो जाएंगे। तो इस दैट क्लियर, आप समझ चुके होंगे कि मूलवंत क्या होता है, और मूलवंत के ऊपर जो लगाते हैं, मूलवंत का मतलब इंग्लिश में होता है रूट स्टॉक, और उसके ऊपर जो बड या शाखा लगाते हैं उसको बोलते हैं हम साइन इंग्लिश में, और हिंदी में भी शाइन ही बोला जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब इसका वानस्पतिक नाम पूछा है, कौन सा मूलवंत हम अधिकतर उपयोग में लेते हैं। तो जिजीफस जुजुबा मैंने पहले बताया था आपको, चाइनीज बेर है, ये नहीं लेते हैं। फिर जिजीफस मोरेशियाना बेर है, देशी बेर है, ये भी नहीं लेते हैं। फिर ऑप्शन नंबर तीसरा है जिजीफस नुमेलेरिया, ये हमारा झाड़ी बेर है, इसका भी उपयोग नहीं किया जाता है। फिर अंत में है जिजीफस रोटेंडिफोलिया। तो जो मूलवंत के लिए जो बेर का उपयोग किया जाता है वो लिया जाता है जिजीफस रोटेंडिफोलिया। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट करिएगा, वापस से समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो क्लास जब सेव हो जाए तो उसके बाद में रिवाइंड करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बेर का उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस ऑफ बेर, ओरिजिन प्लेस ऑफ बेर, यानी सबसे पहले बेर को कहाँ नोटिस किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है हमारा भारत, बी है जापान, सी है चीन, और डी है हमारा अमेरिका। बताइए बेर का उत्पत्ति स्थान क्या होगा, भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका। जिसने जवाब दिया है भारत, बिल्कुल सही जवाब है। ओरिजिन प्लेस ऑफ बेर क्या हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस ऑफ बेर हो जाएगा हमारा इंडिया। ठीक है, भारत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेर का फल का प्रकार होता है। जो बेर होता है उसके फल का प्रकार बताना है आपको, किस प्रकार का होता है बेर का फल, बताइए जल्दी से। बेर किस प्रकार का फल होता है, अस्थिल होता है, सरस होता है, बेरी होता है या फिर एरिल होता है। अस्थिल, सरस, बेरी या फिर एरिल। बेर के फल का प्रकार बताना है आपको, क्या होगा, अस्थिल, सरस, बेरी या फिर एरिल। क्या होगा इसका जवाब, ए, बी, सी या फिर डी। बेर के फल का प्रकार बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है अस्थिल, बिल्कुल सही जवाब है। बेर का जिसने बेरी जवाब दिया है बिल्कुल गलत है। बेरी का मतलब देखिए क्या होता है, बेरी का मतलब होता है सामान्य या सरल। क्या होता है, सामान्य या सरल होता है बेरी का मतलब। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बेर के फल का प्रकार, ये सामान्य या सरल अवस्था में नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर जो गुठली होती है, जिसको हम गुठली बोलते हैं, बीज बोलते हैं, वो बड़ा होता है थोड़ा।
लगभग बेर के साइज के आकार से देखा जाए तो बड़ा होता है, इसलिए उसको अस्टिल श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो बेर के फल का प्रकार कौन सा हो जाएगा? बेर के फल का प्रकार हो जाएगा अस्टिल। आपने देखा होगा जो मैंगो होता है उसका भी जो गुठली होता है या बीज होता है वो कितना बड़ा होता है, वो सारे ही किस श्रेणी में रखे जाते हैं? अस्टिल श्रेणी में रखे जाते हैं। इसको इंग्लिश में अस्टिल को बोला जाता है ड्रुप, DROOP। तो टाइप ऑफ फ्रूट पूछ ले बेर का या मैंगो का, तो मैंगो और बेर का टाइप ऑफ फ्रूट सेम है। कैसे सेम है? क्योंकि दोनों के अंदर ही हार्ड सीड कोट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हार्ड सीड कोट या सीड कवर, या फिर इसको हिंदी में बोलना चाहो आप, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, तो बोल सकते हो कठोर बीज पाया जाता है, बड़ा बीज पाया जाता है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, बेर का खाने वाला भाग है। मैं आपको 2-3 बार पहले ही भी बता चुका हूँ कि कौन सा मीजोकार्प होता है, कौन सा एंडोकार्प होता है, कौन सा पेरिकार्प होता है और कौन सा थैलेमस होता है। तो फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, न्यू स्टूडेंट बहुत से जुड़ते हैं रोजाना। तो बेर का खाने वाला भाग होता है मीजोकार्प, पेरिकार्प, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा कोई नहीं। ईडिबल पार्ट ऑफ बेर, ईडिबल पार्ट ऑफ बेर, मीजोकार्प, पेरिकार्प, ए और बी दोनों, और नंबर डी है कोई नहीं। मीजोकार्प और पेरिकार्प हिंदी इंग्लिश सेम वर्ड, हिंदी में इनको अलग बोलते हैं। देखिए जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब में, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दूंगा। बेर का खाने वाला भाग पूछा है, तो देखिए बेर का खाने वाला भाग या इडिबल पोर्शन जो होता है, पार्ट होता है, वो होता है हमारा ए और बी दोनों। ए मतलब मीजोकार्प और पेरिकार्प दोनों। मीजोकार्प को मध्य फल भित्ति और पेरिकार्प को बाह्य फल भित्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो बेर का छिलका होता है उसको हम छील के नहीं खाते, आपने देखा होगा बेर को छिलके सहित खाया जाता है। फिर छिलके के नीचे मध्य फल भित्ति होती है, उस मध्य फल भित्ति या मीजोकार्प को भी हम खाते हैं। फिर उसके बाद में अंतःफल भित्ति होती है जिसको बोलते हैं हम गुठली या बीज, वो नहीं खाते हैं, उसको थूक देते हैं। तो समझ गए होंगे मीजोकार्प और पेरिकार्प उसके खाने वाला भाग होता है। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्रोमोसोम नंबर्स इन बेर, क्रोमोसोम नंबर पूछे हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा 12, दूसरा है 21, तीसरा है 84 और चौथा है हमारा 48। बताइए 12, 21, 84, 48, बताइए क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए। इस एक क्लास में बेर से रिलेटेड सारे फंडे आपके क्लियर कर दिए जाएंगे, तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। आप पूरी क्लास अटेंड नहीं करते हो, फिर आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं, फिर वो डाउट्स कभी क्लियर नहीं होते। एक बार में ही, एक क्लास में ही सारे डाउट क्लियर कर लो, ताकि सुपरवाइजर का आगामी एग्जाम आए तब वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि वहाँ पर 60% सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर ही आएगी। 100 में से 60 सवाल एग्रीकल्चर के ही आएंगे, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम आपके लिए आने वाला है वैकेंसी। बेर में गुणसूत्रों की संख्या बताइए 12, 21, 84 और 48। जिसने इसका जवाब दिया है 48 बिल्कुल सही जवाब है। बेर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 48। कितनी होगी? बेर में गुणसूत्रों की संख्या होगी हमारी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, बेर में विटामिन पाया जाता है। बेर में विटामिन कौन सा पाया जाएगा बताइए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए और बी दोनों, और विटामिन डी। बताइए, सॉरी विटामिन डी नहीं, ऑप्शन डी जिसमें है कोई नहीं। बेर में कौन सा विटामिन पाया जाएगा? बेर में कौन सा विटामिन पाया जाएगा बताइए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए बी दोनों और कोई नहीं। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। बेर में पाए जाने वाला विटामिन कौन सा होगा? बेर के अंदर पाए जाने वाला विटामिन होगा विटामिन ए और बी दोनों। कौन सा होगा? विटामिन ए और बी दोनों होगा बेर में पाए जाने वाला विटामिन ए और बी दोनों। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, बेर को किस फल की संज्ञा दी गई है? अब बताना है आपको बेर को और किस नाम से जाना जाता है। अदर नेम ऑफ बेर, बेर का अदर नेम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा गरीब का सेब, बी है अमीर का संतरा, सी है हमारा मिडिल फ्रूट और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से। गरीब का संतरा, गरीब का सेब को बोला जाता है पुअर मैन एप्पल, पुअर मैन एप्पल। ठीक है, अमीर का संतरा, रिच मैन ऑरेंज, मिडिल फ्रूट और कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। देखिए जिसने ए जवाब दिया है गरीब का सेब बिल्कुल सही जवाब है। इसको बोलते हैं पुअर मैन एप्पल। क्या बोलते हैं? पुअर मैन एप्पल के नाम से भी जानते हैं। तो बेर को किस फल की संख्या दी गई है? बेर को किस फल की संज्ञा दी गई है? बेर को दिया गया है गरीब का सेब या पुअर मैन एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए क्या है। बेर को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? अब बेर की जलवायु बतानी है।
बेर को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा शुष्क, बी है अर्धशुष्क, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। बताइए बेर को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? बेर को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? शुष्क, अर्धशुष्क, दोनों और कोई नहीं। बताइए इसका जवाब क्या होगा? शुष्क, अर्धशुष्क, दोनों और कोई नहीं। देखिए जिसने जवाब दिया है बेर का, जिसने जवाब दिया है दोनों, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। बेर को किस प्रकार की बेर को किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? शुष्क और अर्धशुष्क। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लाइमेट ऑफ बेर, क्लाइमेट ऑफ बेर या क्लाइमेट टाइप ऑफ बेर रिक्वायर। तो शुष्क का मतलब हो जाएगा एरिड और अर्धशुष्क का मतलब हो जाएगा सेमी एरिड। ठीक है, शुष्क का मतलब हो जाएगा एरिड और अर्धशुष्क का मतलब हो जाएगा सेमी एरिड। तो शुष्क और अर्धशुष्क, एरिड और सेमी एरिड दोनों ही रीजन्स में इनको उगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल हमारा नेक्स्ट है, बेर को किस पीएच पर उगाया जा सकता है? किस पीएच मान तक उगाया जा सकता है? बताइए जल्दी से। 3 से 5, 4 से 6, 8 से 5 पीएच और कोई नहीं। बताइए जल्दी से बेर को किस पीएच मान पर उगाया जा सकता है? बेर को किस पीएच मान पर उगाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा 3 से 5, बी है 4 से 6, सी है 8 से 5 और डी है कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? बेर को किस पीएच पर उगाया जा सकता है? जिसने इसका जवाब दिया है 8.5 पीएच बिल्कुल सही जवाब है। देखो जो 7 पीएच होता है वो उदासीन या न्यूट्रल होता है, जो 7 होता है पीएच वो उदासीन या न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे जितना भी पीएच होता है वो होता है एसिडिक या अम्लीय। क्या होता है? एसिडिक या अम्लीय। और 7 से ऊपर जितना भी पीएच होता है वो होता है क्षारीय या एल्कलाइन या बेस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जो बेर को उगाया जाता है वो क्षारीय मृदाओं में आसानी से उगाया जा सकता है 8.5 पीएच मान तक। 7 से 8.5 पीएच मान तक की मृदाओं में, मिट्टी में, सॉइल में आसानी से इसको ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, बेर की कौन सी किस्म अगेती है? बेर से क्योंकि हर बार सवाल पूछा जाता है, बेर से हर बार सवाल क्यों पूछा जाता है? इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि राजस्थान क्या है, एक शुष्क रीजन है, एक शुष्क क्षेत्र है, एक एरिड रीजन है, और यहाँ पर क्या होता है, बेर बहुतायत पाया जाता है। बेर अगर राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध बेर पूछ ले कहाँ के हैं तो चोमू के बेर सबसे प्रसिद्ध होते हैं। चोमू कहाँ पर है? चोमू जयपुर के अंदर है। ठीक है, तो अब बेर की कौन सी किस्म अगेती है बताना है आपको। बेर की कौन सी किस्म अगेती है? सेब, मुंडिया, उमरान या केथली। बताइए जल्दी से बेर की कौन सी किस्म अगेती? किस्म को बोलते हैं अर्ली वेराइटी, जिसमें फ्रूटिंग अर्ली हो जाती है, सीजन आने से पहले ही उसमें बेर लग जाते हैं और पक जाते हैं। तो बेर की कौन सी किस्म अगेती होगी? सेब, मुंडिया, उमरान या फिर केथली। बताइए सेब, मुंडिया, उमरान या फिर केथली। बताइए क्या होगा इसका जवाब? अगेती पूछा है मैंने, जिसने जवाब दिया है सेब बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर सेब वेराइटी है, सेब एक वेराइटी है। सेब आप वो वाला एप्पल मत समझ लेना इसको। सेब पूछ ले सेब किसकी वेराइटी है तो सेब वेराइटी बेर की है, ऐसा नहीं आप एप्पल कर दो वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, बेर की कौन सी किस्म मध्यम है? मिडिल वेराइटी पूछा है यहाँ पर, मिडिल वेराइटी ऑफ बेर। बताइए कौन सी होगी? सेब, मुंडिया, महार वाली या उमरान। कौन सी किस्म होगी? सेब, मुंडिया, महार वाली या फिर उमरान। बेर की कौन सी किस्म मध्यम है? सेब, मुंडिया, महार वाली या फिर उमरान। देखिए जिसने मध्यम का जवाब दिया है मुंडिया बिल्कुल सही जवाब है। जो मुंडिया वैरायटी है हमारी, मुंडिया वैरायटी है वो मध्यम किस्म की वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? मध्यम किस्म की वैरायटी मानी जाती है। बेर में वैसे भी वैरायटीज आपको बहुत कम मिलेगी, 10 से 12 वैरायटीज है, उनमें से ही बार बार आपको घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 10 से 12 वैरायटीज याद कर लीजिए। अभी सुपरवाइजर में भी बेर से सवाल आया था एक, कौन सा सवाल आया था वो भी आगे डिस्कस करेंगे हम। तो बेर की कौन सी किस्म मध्यम है? सेब, मुंडिया, महार वाली या उमरान। जिसने जवाब दिया है इसका मुंडिया बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, बेर की कौन सी किस्म पछेती है? पछेती का मतलब लेट वैरायटी, जिसमें फ्रूट बहुत लेट डेवलप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेब, बी है मुंडिया, सी है गोला और डी है हमारा उमरान। बताइए क्या होगा इसका जवाब? बेर की कौन सी किस्म पछेती, लेट
लेट पकती है, बताना है आपको कौन सी लेट पकती है। जिसने इसका जवाब दिया है उमरान, बिल्कुल सही जवाब है। उमरान क्या होती है? उमरान सबसे लेट पकने वाली लेट डेवलपमेंट वैरायटी है। ठीक है, लेट डेवलपमेंट वैरायटी कौन सी हो जाएगी? उमरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल पूछा गया है, बेर की कौन सी सबसे मीठी किस्म है? बेर की कौन सी किस्म सबसे मीठी है? जब मैंने मैंगो पढ़ाया था आपको, तब मैंने वहां पर बताया था आपको स्वीटेस्ट वैरायटी ऑफ मैंगो, सबसे मीठी वैरायटी बताया था मैंने चौसा। चौसा क्या होती है? सबसे मीठी वैरायटी होती है। और सबसे अच्छी वैरायटी की बात करें जो सबसे ज़्यादा निर्यात की जाती है, तो मैंने बताया था आपको अल्फांसो। अल्फांसो क्या होती है? सबसे ज़्यादा निर्यात की जाती है। और आपको अल्फांसो का दूसरा नाम भी बताया था हाफूस और बादामी। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर बेर की कौन सी किस्म सबसे मीठी है? सेब है, हमारी मुडिया, गोला या उमरान? सबसे मीठी पूछा है। देखिए जिसने सेब जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो सबसे मीठी होती है वो कौन सी होती है? सेब होती है। सेब सबसे मीठी किस्म मानी गई है। ठीक है, इसका वजन अगर बात करें तो इसका वजन जो होता है वो 15 से 20 ग्राम होता है। एक फ्रूट का वजन 15 से 20 ग्राम होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा, बेर की कौन सी किस्म सबसे भारी है? सबसे भारी मतलब सबसे बड़ा होता है, जिसका फ्रूट भारी होता है, साइज बड़ा होता है, ये बताना है। सेब का, मुडिया का, गोला का या उमरान का? बताइए जल्दी से। सेब का, गोला का, मुडिया का या फिर उमरान का? जिसने इसका जवाब दिया है उमरान, बिल्कुल सही जवाब है। बेर की कौन सी किस्म सबसे भारी है? बेर की सबसे भारी किस्म कौन सी होगी? बेर की सबसे भारी किस्म होगी उमरान। अगर एक फ्रूट की वजन की बात की जाए तो एक फ्रूट में वजन होता है 30 से 35 ग्राम। कितना होता है? 30 से 35 ग्राम वजन होता है। सबसे बड़े आकार के फल इसी के होते हैं। सबसे बड़े आकार के फल इसी के होते हैं। और इसके जो फल होते हैं वो उनको सुखाकर क्या किया जाता है? सुखाकर उनको परिरक्षित किया जाता है। परिरक्षित, जैसे सूखे बेर आपने खाए होंगे, बेर सूखे जो बेर को सुखाते हैं, सुखाकर खाते हैं, तो उसी प्रकार से क्या है, जो उमरान है उसके बेरों को क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। सबसे बड़ी किस्म है आकार में और 30 से 35 ग्राम एक फ्रूट का वजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बेर की कौन सी किस्म परिरक्षण या सुखाने हेतु उपयुक्त है? बेर की कौन सी किस्म परिरक्षण या सुखाने हेतु उपयुक्त है? तो मैंने अभी बताया आपको उमरान। क्या होता है? उमरान होता है। अब देखिए परिरक्षण या सुखाने से मतलब मैं समझा देता हूँ। परिरक्षण या सुखाने का उमरान तो आंसर मैंने पहले बता चुका हूँ, आंसर होगा। देखो परिरक्षण का मतलब होता है प्रिजर्वेशन और सुखाने का मतलब होता है ड्राइंग। ठीक है, तो अब परिरक्षण कैसे करेंगे? जब फ्रूट आ जाते हैं बेर के, तो हम क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में उनको स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करके उनको क्या कर देते हैं? डायरेक्ट सनलाइट में, सूरज की धूप में हम क्या कर देते हैं? उसको सुखा देते हैं। सुखाने के बाद में कोई भी फ्रूट होता है उसकी जो उम्र होती है या उसका जो गुणवत्ता होती है वो बहुत लंबे समय तक बरकरार रहती है और लंबे समय तक वो परिरक्षित रहता है, खराब भी नहीं होता है। लेकिन ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन केले में लागू नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि केले में कच्ची अवस्था में ही उसको फिर काटना पड़ता है, कच्ची अवस्था में उसको सुखाना पड़ता है और कच्ची अवस्था में ही केले से चिप्स बनाए जाते हैं। तो केले के भी चिप्स होते हैं, सुना होगा आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, बेर की कौन सी किस्म बीज रहित है? बेर की कौन सी किस्म बीज रहित है? सीडलेस वेराइटी ऑफ बेर। सीडलेस वेराइटी ऑफ बेर। आप कभी भी किसी भी चीज़ का सीडलेस पढ़ो, बीज रहित पढ़ो, तो बीज रहित का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर बीज है ही नहीं, बिल्कुल। बीज रहित का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो बीज है वो बहुत छोटी मात्रा में है। सॉफ्ट सीडेड वेराइटी है वो। कौन सी? सॉफ्ट सीडेड। तो सीडलेस वेराइटी और सॉफ्ट सीडेड वेराइटी दोनों एक ही मानी जाती हैं, मोस्टली एक ही होती है। और बिना, आप जानते हो कि बिना बीज के फल का निर्माण नहीं हो सकता। तो ऐसा होगा ही नहीं कि उसके अंदर बीज नहीं होगा, बीज होगा लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाया जाएगा, छोटी मात्रा में पाया जाएगा। तो अब देखिए बेर की कौन सी किस्म बीज रहित है। ऑप्शन नंबर ए है सेब, बी है इलायची, सी है गोला और डी है हमारा उमरान। बताइए बेर की कौन सी वैरायटी सीडलेस वैरायटी है? सीडलेस वैरायटी का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। सीडलेस वैरायटी बताना है आपको। सेब, इलायची, गोला, उमरान, क्या होगा इसका जवाब? देखिए जिसने इसका जवाब इलायची दिया है बिल्कुल सही जवाब है। इलायची, एक इलायची वैरायटी मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी मैंगो के अंदर। तो जो इलायची वैरायटी है वो मैंगो की भी होती है और
वो आपकी बेर की भी होती है। अब आप कहोगे सर दोनों ही ऑप्शन में आ गए तो ऐसा कभी होता नहीं है, दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। पेपर सेलेक्ट करने वाली जो कमेटी होती है वो बिल्कुल सोच विचार करके ही पेपर बनाती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो आपको बेर की पूछ लेगा बेर की कौन सी वैरायटी है और दोनों आपको वैरायटी दे देगा। अगर ऐसा सवाल आ भी जाता है तो उस क्वेश्चन पर RTI दायर की जाती है, रीट लगाई जाती है और उस क्वेश्चन को कानूनी दायरे से हटा दिया जाता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा सवाल नहीं आता है। तो बेर की कौन सी किस्म बीज रही थी बताना था, सेब, इलायची, गोला या उमरान। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इलायची। इलायची क्या है? एक सीडलेस वैरायटी है, सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है किसकी? बेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है। अगला सवाल है हमारा, बेर में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। यहाँ पर पूछा गया है प्रोपोगेशन मेथड ऑफ बेर। प्रोपोगेशन मेथड ऑफ बेर, प्रवर्धन या प्रोपोगेशन अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। अगर आपने नहीं सुना, नहीं ध्यान है, तो जैसे ही हमारी क्लास खत्म होने के बाद में ये सेव हो जाएगी तो आप इसको जाकर से वापस से देख लेना। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है, 5वां या 6ठा क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो बेर में बताना है आपको प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाएगा। टी बडिंग, रिंग बडिंग, ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा बीज। बताइए बेर में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाएगा। टी बडिंग, रिंग बडिंग, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी है हमारा और डी है हमारा बीज। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। बेर में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। बेर के अंदर बेसिकली जो प्रवर्धन किया जाता है वो टी बडिंग और रिंग बडिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? टी बडिंग और रिंग बडिंग के द्वारा किया जाता है। टी बडिंग में आप जानते हो क्या करते हैं, एक कट ऐसे लगाते हैं, फिर एक कट ऐसे लगाते हैं, फिर इन दोनों की छाल के बीच में क्या कर देते हैं, जो प्रवर्धित छाल होती है या जो उत्तम किस्म की छाल होती है उसकी कलिका को फंसा देते हैं और क्या कर देते हैं, ग्राफ्टिंग टेप से बांध देते हैं। बांधने के बाद में क्या हो जाता है, वो प्रवर्धन हो जाता है। कुछ समय बाद उनको नमी मिलने के बाद में वहाँ से एक नया पौधा निकलता है और उस पर फलन होता है। ऐसे ही होता है रिंग बडिंग। रिंग बडिंग में क्या करते हैं, जो शाखा होती है उसके चारों तरफ की छाल उतार देते हैं, फिर उसके बाद में जो दूसरी शाखा होती है उन्नत किस्म की, वहाँ से कलिका युक्त एक छाल लेते हैं, उस छाल को वहाँ पर लपेट देते हैं। फिर वापस से क्या करेंगे, वापस से वहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ग्राफ्टिंग टेप बांध देंगे गोल, और गोल बांधने के बाद में वहाँ से भी एक नए पौधे का जन्म होगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल अपन जब प्रोपोगेशन मेथड पढ़ेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से विथ डायग्राम समझाऊंगा, मैं आपको विथ डायग्राम समझाऊंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इसका आंसर बता चुका हूं मैं, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, रिंग बडिंग और टी बडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेर को बाग में कितनी दूरी पर लगाया जाता है। बेर का जो बाग होता है, ऑर्चार्ड ऑफ बेर को कितनी दूरी पर लगाया जाता है। डिस्टेंस पूछिए आपसे, डिस्टेंस, पेड़ से पेड़ की डिस्टेंस और लाइन से लाइन की डिस्टेंस। तो 8 × 8 मीटर, 6 × 6 मीटर, 4 × 4 मीटर या 1 × 1 मीटर। बताइए इसका जवाब क्या होगा, कितनी दूरी पर लगाया जाता है इसको। 8 × 8, 6 × 6, 4 × 4 या 1 × 1 मीटर। जब मैं आपको दूरी या डिस्टेंस बताता हूं तो अब जैसे यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 8 × 8 मीटर, तो अगर 7 × 7 मीटर होगा तो भी सही जवाब माना जाएगा। देखिए जो डिस्टेंस दिया जाएगा आपको वो 1-1 मीटर का नहीं दिया जाएगा, वो लगभग 2-2 या 3-3 मीटर का ऑप्शन में दिया जाएगा। जैसे 8 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर उसके बाद में 4 दिया है, फिर 1 दिया है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। ऐसे नहीं कि 8 दे दिया फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन दिए जाते हैं, अगर ऐसा सवाल आपसे आएगा, पूछा जाएगा, वो गलत होगा, उसको हटा दिया जाएगा, उसको डिलीट कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहा करें, ठीक है। तो बेर को बाग में कितनी दूरी पर लगाया जाता है, जिसने जवाब ऑप्शन नंबर ए दिया है 8 × 8 मीटर, बिल्कुल सही जवाब। बेर को बाग में 8 × 8 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेर को बाग लगाने के बाद कितने वर्ष में फलन प्रारंभ होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, जब हम बेर का ट्रांसप्लांट कर देते हैं ऑर्चार्ड के अंदर, इंग्लिश मीडियम वाले पहले समझिए फिर हिंदी मीडियम में समझाऊंगा। जब हम बेर का ट्रांसप्लांट कर देते हैं या बेर पर कटिंग बडिंग ग्राफ्टिंग इनार्चिंग कर देते हैं तो उसके कितने दिन बाद वहाँ पर फ्रूटिंग चालू होती है। फ्रूटिंग का मतलब फल बनना चालू होते हैं। तो ऑप्शन हिंदी में भी समझ में आ गया होगा, बाग लगाने के कितने वर्ष बाद फलन यानी फ्रूट बनना या फल बनना चालू होते हैं। तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1। बताइए 1, 2, 3, 4 क्या होगा इसका जवाब, कितने वर्ष लगेंगे बेर को फल देने में। जिसने 4 वर्ष जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। चौथे वर्ष में क्या हो जाता है, फ्रूटिंग बिल्कुल रेगुलरली आना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब होता क्या है, अब आप कहोगे सर हमने तो लगाया था, हमारे तो 2 साल में हो गया था या हमारे तो 2.5 साल में हो गया था।
वो आपके 2.5 साल में, 2 साल में या 3 साल में हुआ था, बिल्कुल वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्थान यानी कि स्थान और जलवायु के हिसाब से प्रोडक्शन में बदलाव आ सकता है, फ्रूटिंग में बदलाव आ सकता है। कुछ जलवायु उनको सूट कर जाती है तो वहाँ पर फ्रूटिंग जल्दी हो जाती है, लेकिन जो ऑफिशियल औसत निकाल के बताया गया है, जो एवरेज बताया गया है, वो 4 वर्ष है। 4 वर्ष में पूरी तरह से फ्रूट आने लग जाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि 2 वर्ष में, 3 वर्ष में फ्रूटिंग तो चालू हो जाती है, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं हो पाती। प्रॉपर वे का मतलब है फ्रूटिंग हर ब्रांचेस पे नहीं हो रही है, किसी पर हो रही है, किसी पर नहीं हो रही। जो मैच्योर ब्रांच है उस पर फ्रूटिंग हो रही है और जो इमेच्योर ब्रांच है उन पर फ्रूटिंग नहीं हो रही। तो 4 वर्ष में पूरा पेड़ विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, फिर उसके बाद में उस पर दबा के फ्रूटिंग आती है। इज दैट क्लियर? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए जाते हैं। कौन से प्लेटफॉर्म पे? इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सारे क्लियर हो जाते हैं डाउट्स। ठीक है, न्यू स्टूडेंट हो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो। अगर आपको इस क्लास ने थोड़ा भी नॉलेज दिया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और पूरी क्लास अटेंड करिएगा। लगभग हमने आधा सफ़र पूरा कर लिया है, अब थोड़ा सा सफ़र और बचा है, उसको पूरा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मंजिल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेर में कृंतन का उपयुक्त समय है। अब कृंतन का मतलब होता है काट छांट। कृंतन का मतलब होता है काट छांट। अब इंग्लिश में कहोगे सर, इंग्लिश वालों हमें भी बताइए, तो उसको बोलते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग प्रोसेस उसको बोलते हैं। अब वो मैं बताऊंगा क्यों करते हैं, पहले टाइम बता देता हूँ या पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिंदी वालों पहले ध्यान से सुनो, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखिए, बेर में कृंतन का उपयुक्त समय जो होता है वो कृंतन करते क्यों हैं हम। कृंतन का मतलब होता है बेर का जो ट्री होता है या पेड़ होता है, उसमें हम क्या कर देते हैं, जो पुरानी शाखाएं होती हैं उनको काट देते हैं। उनको काटने से क्या होता है, न्यू ब्रांचेस डेवलप होती हैं, नई शाखाएं निकलती हैं, और नई शाखाएं निकलेगी तो उन पर फ्रूटिंग भी ज़्यादा होगी, फल भी उन पर ज़्यादा लगेंगे और हमें उत्पादन भी ज़्यादा प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी अवस्था को क्या बोला जाता है, इसी क्रिया को कृंतन बोलते हैं। वापस से समझिए, बिल्कुल प्रॉपर वे में समझाता हूँ। जो बेर का पेड़ होता है उसमें पुरानी शाखाओं को काटकर वहाँ पर नई शाखाओं को विकसित किया जाता है, जिससे उसमें फल बड़ी संख्या में लगते हैं, ज़्यादा मात्रा में लगते हैं और हमें उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, इंग्लिश में सुन लीजिए, प्रूनिंग प्रोसेस क्यों करते हैं। प्रूनिंग प्रोसेस में जो न्यू ब्रांच, जो ओल्ड ब्रांचेज होती है, उन ओल्ड ब्रांचेज को हम कट कर देते हैं। उनके स्थान पर क्या होता है, उस प्लेस पर न्यू ब्रांचेस डेवलप होती है और उन पर जो फ्रूटिंग होती है वो न्यू होती है और हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो भी हाई होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? इस प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं कृंतन और इंग्लिश में बोला जाता है इसको प्रूनिंग प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पर सवाल पूछा है कि बेर में प्रूनिंग प्रोसेस जब हम करेंगे तो उसका एग्जिट राइट टाइम क्या, उसका उपयुक्त समय क्या है, कौन से माह में हमें करना चाहिए ताकि हमें उत्पादन सही मिले। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा अप्रैल का अंतिम सप्ताह, बी है हमारा मई का अंतिम सप्ताह, सी है जून का अंतिम सप्ताह और डी है हमारा जुलाई का अंतिम सप्ताह। अब बताइए क्या होगा बेर में कृंतन का उपयुक्त समय, अप्रैल का अंतिम सप्ताह, मई का अंतिम सप्ताह, जून का अंतिम सप्ताह या जुलाई का अंतिम सप्ताह। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी और डी। ठीक है, बहुत सबसे ज़्यादा बेर के अंदर 2 प्रकार के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसमें से एक ये है कि बेर में कृंतन कब करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेर का। अगर कृंतन नहीं करोगे फ्रूट डेवलपमेंट नहीं होगा, न्यू ब्रांचेस नहीं निकलेगी और फ्रूट डेवलपमेंट नहीं होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा। तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा अप्रैल का अंतिम सप्ताह। क्या हो जाएगा, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हम क्या करते हैं, उसको कृंतन करते हैं या प्रूनिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी जस्ट करंटली 1 सेकंड पहले जुड़े हैं, हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, मैंने अभी कृंतन वाला प्रोसेस बताया है तो आप रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है बेर का सबसे हानिकारक कीट है। अभी मैंने बताया था बेर के अंदर 2 सवाल मुख्य रूप से पूछे जाते हैं, वैसे 3 है लेकिन सबसे जो खतरनाक सवाल है जो बार बार पूछा जाता है वो तो ये है कि बेर में कृंतन या प्रूनिंग कब करते हैं। तो राजस्थान के लिए उपयुक्त समय होगा अप्रैल का अंतिम सप्ताह, और वैसे भी ऑल दैट अगर आपसे पूछा जाता है ऑल ओवर इंडिया में BHU या PAT या CGPAT के एग्जाम में, तो उसके अंदर हो जाएगा अप्रैल और मई, अप्रैल का अंतिम सप्ताह और मई का पहला सप्ताह। अगर आपको सिर्फ राजस्थान हेतु पूछा जाता है और ऑप्शन में ऐसे दे रखा है, इसी प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको करना है अप्रैल का अंतिम सप्ताह। इज दैट क्लियर? अब दूसरा सवाल बेर से ये पूछा जाता है कि बेर का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है, तो वो कीट बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हार्मफुल इंसेक्ट ऑफ बेर, इंग्लिश में कहेंगे इसको हार्मफुल इंसेक्ट ऑफ बेर। फल मक्खी, सफेद लट, कातरा या खपरा बीटल। बताइए ए, बी, सी और डी क्या होगा इसका जवाब। फल मक्खी, सफेद लट, कातरा और खपरा बीटल। बेर का सबसे हानिकारक कीट बताना है हार्मफुल इंसेक्ट ऑफ बेर।
देखिए जिसने इसका जवाब दिया है फल मक्खी, बिल्कुल सही जवाब है। ये बेर वाला जो सवाल है ये अभी लेटेस्ट जो सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। उसके अंदर सवाल बिल्कुल एज इट इज पूछा गया था, ऑप्शन अलग थे, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन था, ऑप्शन 1 वाला जो सही ऑप्शन होगा वो तो होगा ही होगा उसमें। तो क्या पूछा था, बेर का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, फल मक्खी इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है फ्रूट फ्लाई। क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई बोला जाता है। अब देख लीजिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको वैज्ञानिक भाषा में या साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा इसका जवाब। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वहाँ पर इस प्रकार से भी पूछा जाएगा आपसे कि फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम है, फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है हमारा कार्पोनिया वेसुलियाना, ऑप्शन नंबर बी है हमारा क्रोसोडोसोमा लेंटाना, सी है प्रोस्पिस सिंडेरिया और डी है गजेला गजेला। बताइए क्या होगा इसका जवाब, कार्पोनिया वेसुलियाना, क्रोसोडोसोमा लेंटाना, प्रोस्पिस सिंडेरिया, गजेला गजेला। क्या होगा इसका जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप जब तक थोड़ी डीप स्टडी थोड़ा घुमा के नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे और बच्चों से आगे बढ़ पाओगे। तो देखिए इसका जो फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है, फ्रूट फ्लाई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कार्पोनिया बेसुलियाना। क्या होगा, कार्पोनिया बेसुलियाना। तो इसको पक्का रट लेना, इसको याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो फल मक्खी एक तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, फल मक्खी किसका हानिकारक कीट है, बेर का हानिकारक कीट है। फल मक्खी को इंग्लिश में फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है क्या है, कार्पोनिया बेसुलियाना इसका वैज्ञानिक नाम है। फिर आपसे पूछ सकता है बेर में क्रंदन कब करते हैं, तो आप राजस्थान लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो आपको मई अप्रैल का अंतिम सप्ताह सही करना है। अगर आप ऑल इंडिया का एग्जाम दे रहे हो तो अप्रैल और मई, अप्रैल का अंतिम सप्ताह या मई का अप्रैल का अंतिम सप्ताह से मई का पहला सप्ताह या अप्रैल मई। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे आपके, बिल्कुल आराम से आपको समझा दिया है मैंने किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, आप कोई सा भी एग्जाम देते हो कंपटीशन का, चाहे वो आप एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो, जॉब के लिए दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए दे रहे हो, वहाँ पर आपको एक फैसिलिटी ऐसी दी जाती है, एक साइड लिखा होता है सवाल हिंदी में और उसी के साइड सामने सवाल लिखा होता है इंग्लिश मीडियम में। तो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइए मत, उस सवाल को 2 बार हिंदी में पढ़िए, एक बार इंग्लिश में पढ़ लीजिए, 2 बार हिंदी में पढ़ लीजिए, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, ठंडे दिमाग से उस सवाल को छोड़ दीजिए, 2-3 सवाल करिए, फिर उसके बाद में उसको वापस से 2 बार इंग्लिश में 2 बार हिंदी में पढ़िए। यकीन मानिए आपको ज़रूर सवाल समझ में आएगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। अगर पढ़ा ही नहीं तो फिर बात अलग है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पेपर आता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब देखिए अगला सवाल क्या है, इसका बता दिया, फल मक्खी का कार्पोनिया वेसुलियाना। अगला सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फल मक्खी की प्रतिरोधी किस्म है। प्रतिरोधी किस्म का मतलब होता है रेजिस्टेंस वैरायटी। क्या होता है, रेजिस्टेंस वैरायटी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। अब फल मक्खी की प्रतिरोधी किस्म बतानी है, मतलब ऐसा पूछा गया है अगर हम इनमें से कौन सी वैरायटी उगाएं, दूधिया उगाएं, सेब उगाएं, केथे उगाएं या उमरान उगाएं, तो इनमें से ऐसी कौन सी वैरायटी है जिस पर अगर फल मक्खी कीट लग भी जाए तो उसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होगा, वो उस फल मक्खी के प्रभाव को सहन कर लेगी, उसको बोलते हैं प्रतिरोधी किस्म या फिर रेजिस्टेंस वैरायटी। तो अब बताइए ए बी सी और डी क्या होगा इसका जवाब। एक होता है संवेदनशील किस्म, एक होता है प्रतिरोधी किस्म, दोनों ही बताऊंगा मैं आपको अभी। इसका जवाब देखिए, पहले बता देता हूं, इसका जवाब होगा दूधिया। दूधिया जो किस्म है, दूधिया किस्म, देखो यहाँ 2 सवाल याद हो रहे हैं। पहला तो सवाल ये याद हो रहा है कि आपसे पूछ ले दूधिया किस्म किसकी है, तो आप समझ जाओ कि सीधा हाँ यार सर ने एक बार पढ़ाया था हमें बेर के अंदर, तो बेर की किस्म है दूधिया। ठीक है, क्योंकि ये जो आप अभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, आप किस प्लेटफॉर्म पे हो, एक बात सुनिए, आप अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो, आप अभी क्या कर रहे हो, इसको सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, आपके आसपास कोई नहीं है, आप ईयरफोन लगा के आप क्लास अटेंड कर रहे हो, तो एज ए पिक्चर चल रही है आपके सामने। क्या चल रही है, एज ए पिक्चर चल रही है, उसमें बीच बीच में मैं कहानी का आकार इसलिए देता हूँ क्योंकि वो पूरी कहानी आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन ये तभी कारगर होता है जब पहले आपने थ्योरी पढ़ी हो। तो प्लीज़ पहले थ्योरी करके फिर अटेंड किया करें एक्स्ट्रा क्लास, ये हमारी टेस्ट सीरीज, आपको बहुत फ़ायदा होगा और बहुत जल्दी आपको याद भी होगा और कभी भूलोगे भी नहीं, क्योंकि पिक्चर कभी भूलते हो क्या, नहीं भूलते हो। इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान लगा के कॉन्सेंट्रेट होकर ईयरफोन लगा के इसको देखा करें, पूरा इसके अंदर कंसंट्रेशन कर ले ताकि आप किसी प्रकार का कोई सवाल मिस ना करें। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, फल मक्खी हो जाएगा। अब देखिए प्रतिरोधी और संवेदनशील में क्या मतलब है। संवेदनशील का मतलब होता है ससेप्टिबल या संवेदनशील,
इंग्लिश वर्ड है संवेदनशील का ससेप्टिबल। अब देखो जैसे मैंने पूछा फल मक्खी की प्रतिरोधी किस्म है, तो प्रतिरोधी किस्म हो गई दूधिया। दूधिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फल मक्खी का दूधिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए समझना, सिर्फ यहाँ पर पूछा है फल मक्खी की सबसे संवेदनशील किस्म कौन सी है। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया, अब संवेदनशील का मतलब वो पूछना चाहता है कि ऐसी कौन सी वैरायटी है जिस पर फल मक्खी थोड़ी सी भी लग गई तो उसको सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, उसको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो संवेदनशील का मतलब या ससेप्टिबल का मतलब होता है प्रभावित, और प्रतिरोधी का मतलब होता है या रेजिस्टेंस का मतलब होता है अप्रभावित। प्रतिरोधी का मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता और संवेदनशील का मतलब प्रभाव पड़ता है। इज दैट क्लियर? इसी प्रकार के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे और आज की हमारी जर्नी को पूरा करेंगे। ठीक है, ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है हमारा, फल मक्खी की प्रतिरोधी किस्म है। ये वापस से आ गया, 2 स्लाइड्स हो गई, कोई दिक्कत नहीं, जुड़वा बहनें हो गई दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। तो फल मक्खी का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा है, फल मक्खी का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मेलाथियन, बी है कैप्टान, सी है थीराम और डी है हमारा एंडोसल्फान। बताइए फल मक्खी का नियंत्रण, फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल आप कौन से इंसेक्टिसाइड से करोगे? फ्रूट फ्लाई का कंट्रोल करना है, कौन से इंसेक्टिसाइड से करोगे? मेलाथियन, कैप्टान, थीराम या फिर एंडोसल्फान? बताइए क्या होगा इसका जवाब। फल मक्खी का कंट्रोल करना है आपको। देखिए जिसने जवाब दिया है मेलाथियन, बिल्कुल सही जवाब है। जो फल मक्खी का नियंत्रण किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है वो मेलाथियन का स्प्रे करके किया जाता है। मेलाथियन का स्प्रे करते हैं और उस स्प्रे करने के लिए हम 0.5% किसका इस्तेमाल करते हैं? 0.5% सॉल्यूशन तैयार करते हैं। किसका? मेलाथियन का। किसका तैयार करते हैं? मेलाथियन का करते हैं। ध्यान रखना, एक चीज़ और बताऊंगा, अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। मेलाथियन का उपयोग करेंगे फ्रूट फ्लाई इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। अब देखिए ध्यान रखना, जब आप हॉर्टिकल्चर पढ़ते हो तो हॉर्टिकल्चर के अंदर जब आप फ्रूट वाला पार्ट पढ़ते हो, पोमोलॉजी, तो उसमें हमेशा आपको जो स्प्रे पूछा जाएगा वो हमेशा पर पेड़ ही पूछा जाएगा। पर पेड़ क्यों पूछते हैं? क्योंकि देखिए एरिया तो आपका सेम हो सकता है 1 हेक्टेयर, लेकिन जो पौधों की संख्या होती है वो अलग अलग हो सकती है। कैसे? देखिए एक हेक्टर में क्या होता है, सपोज दैट ये जो आपकी पूरी फ़ोन की स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, ये पूरी फ़ोन की स्क्रीन आपका 1 हेक्टर एरिया है, यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक पूरा स्क्रीन है, इसका जो एरिया है वो है 10,000 मीटर स्क्वायर। इसको आप ये मान लीजिए कि ये आपका खेत है। अब आपको इसमें आम का पौधा लगाने के लिए बोला जाता है, तो आम के पौधे को 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि आम का पौधा क्या होता है, बड़ा होता है, पेड़ बड़ा होता है और उनकी जो जड़ें होती हैं वो भी क्या होती है, ज़्यादा डेवलप होती है, ज़्यादा फैली हुई होती है। ठीक है, अब आपको उसी जगह अगर कह दे आपको कि नींबू वर्गी लगाओ, तो नींबू वर्गी पेड़ छोटा होता है, उसको 6 × 6 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। उसकी रूट कब डेवलपमेंट होती है, उसकी जड़ें होती हैं वो कम फैली हुई होती है। तो अगर 10 × 10 मीटर की दूरी पे लगाएंगे तो ये जैसे ये यहाँ पर मेन पॉइंट है, तो एक फर्स्ट जो 10 मीटर होगा वो यहाँ पर होगा, सेकंड यहाँ पर, थर्ड यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो एक लाइन में लगभग 5 पौधे ही लगे। अगर 6 मीटर की दूरी पे लगाएंगे तो एक लाइन में हमारे 10 पौधे लग जाएंगे। तो एरिया तो हमारा वही है, लेकिन जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, पौधों की संख्या चेंज हो रही है। इसीलिए क्या करते हैं, जब हम फल वृक्ष पढ़ते हैं, फल वृक्ष उद्यान पढ़ते हैं, तो हमेशा जो उत्पादन पूछा जाएगा आपसे वो मोस्टली आपका किस में पूछा जाएगा? प्रति पेड़ पूछा जाएगा। और दवाई छिड़काव पूछा जाएगा तो वो भी प्रति पेड़ ही पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना है, इनको लगाने का जो एरिया है वो हमेशा मीटर में होता है, प्रति पेड़ उत्पादन पूछा जाता है। इस प्रकार के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर आपको बताना जरूरी है, क्योंकि सुपरवाइजर में जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना उसी का सिलेक्शन होता है। बाकी रट तो आप कितना ही लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई अपार है एग्रीकल्चर, तो बहुत अपार है, इसका कोई अंत नहीं है एग्रीकल्चर का। तो उसका जवाब दे चुका हूं मैं, मेलाथियन 0.5%। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाफर बीटल किसका हानिकारक कीट है? चाफर बीटल किसका हानिकारक कीट है? चाफर बीटल इंग्लिश वर्ड है, चाफर कीट भी बोल सकते हैं इसको। चाफर बीटल इज ऑल्सो, अभी पहले से ही ये ऑलरेडी एक इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो चाफर बीटल इज ए हार्मफुल इंसेक्ट, बेर, आम, केला या फिर नींबू? बताइए चाफर बीटल किस में लगता है? जिसने बेर जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो चाफर बीटल होता है वो किसका हानिकारक कीट माना जाता है? बेर का हानिकारक कीट माना जाता है। किसका माना जाएगा? बेर का हानिकारक कीट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है हमारा, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इसको देख के खुश होंगे
क्योंकि उनको इंग्लिश वर्ड दिखा, और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाएंगे। बेटा ऐसी बात नहीं है, हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी इंग्लिश में भी थोड़ा पढ़ा करो, बहुत मदद मिलेगी एग्जाम में आपको। तो देखिए क्या पूछा है यहाँ पर पूछा गया है CIAH, जिसका हिंदी में मतलब है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, ठीक है। यह इसको हिंदी में इंग्लिश का फुल फॉर्म बोल देता हूँ पहले मैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी 3-4 सवाल के बाद में इसका फुल एक्सप्लेनेशन रखा है मैंने, 2 मिनट में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो यहाँ पर केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित बेर की किस्म बतानी है। बेर की गोमाकृति, गणेशकृति, थार सेविका या उपरोक्त सभी। CIAH के द्वारा विकसित बेर की किस्म, फिर ये भी बताऊंगा ये कहाँ पर है, क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। गोमाकृति, गणेशकृति, थार सेविका तीनों ही CIAH के द्वारा निकाली गई है। CIAH बीकानेर में है, ठीक है। लास्ट में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेर का हानिकारक रोग है। बेर का सबसे हानिकारक रोग है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा चूर्णी फफूंद, बी है हमारा पाउडरी मिल्ड्यू, सी है हमारा ए और बी दोनों, और डी है हमारा कोई नहीं। बताइए जल्दी से, बेर का हानिकारक, हार्मफुल डिजीज ऑफ बेर, हार्मफुल डिजीज ऑफ बेर। चूर्णी फफूंद को बोलते हैं हम पाउडर मिल्ड्यू, तो ऑप्शन सी वाला है ए और बी दोनों बिल्कुल सही जवाब है। जो चूर्णी फफूंद है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम उनको क्या बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। बेर का हानिकारक रोग किससे होगा, चूर्णी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू बेर का हानिकारक रोग माना जाता है, ठीक है। अब देखिए 2 प्रकार के आपको ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। अगर आपको किसी भी क्रॉप में चूर्णी फफूंद, किसी भी क्रॉप में आपको चूर्णी फफूंद डिजीज का ट्रीटमेंट पूछा जाता है या उसका उपचार पूछा जाता है, क्योंकि चूर्णी फफूंद को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पाउडर मिल्ड्यू कहेंगे, तो चूर्णी फफूंद या पाउडर मिल्ड्यू का आपको उपचार पूछा जाता है या ट्रीटमेंट पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ एक ही दवाई डालनी है। उस दवाई का नाम है केराथिन। क्या है, केराथिन। हिंदी में भी केराथिन बोलते हैं, इंग्लिश में भी केराथिन ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि दवाइयों के नाम तो नाम ही होते हैं। अब राजू को तो हिंदी में राजू और इंग्लिश में भी राजू ही बोलेंगे, राजू इज राजू, और दवाइयों के नाम भी केराथिन, हिंदी में भी केराथिन, इंग्लिश में भी केराथिन, ठीक है। तो केराथिन है वो दवाई, क्या है, वो चूर्णी फफूंद किसी में ही लग जाए, किसी, जेट में आया हुआ सवाल बता रहा हूँ, ये चूर्णी फफूंद आपको चाहे बेर में लग रहा हो, आम में लग रहा हो, केले में लग रहा हो, किसी में भी लग रहा हो, अगर चूर्णी फफूंद लग रहा है आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, केराथिन दवाई डालनी है, केराथिन दवाई डालनी है। चाहे कोई सी भी क्रॉप, चाहे एग्रोनॉमी की हो, हॉर्टिकल्चर की हो, वेजिटेबल की हो या फ्लोरिकल्चर की हो, आपको सीधा सा उसमें केराथिन डालना है। कितना डालोगे, 0.1%, ठीक है। अब देखिए चूर्णी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण क्या होते हैं। इसका जो मेजर लक्षण होता है या मेजर इसका जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि जो हमारा पेड़ या पौधा या ट्री या हर्ब या शाख या झाड़ी होती है उसमें सफ़ेद कलर के डॉट 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 पाउडर नुमा, सफ़ेद कलर के डॉट 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 पाउडर नुमा संरचना दिखाई देती है। इज दैट क्लियर। सफ़ेद चूर्णी फफूंद, चूर्ण का मतलब होता है पाउडर, और फफूंद आप जानते हो सफ़ेद कलर की होती है, काली भी होती है वैसे तो, लेकिन इसके अंदर सफ़ेद कलर की फफूंद पाई जाती है। तो सफ़ेद कलर के डॉट 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 चूर्णी फफूंद अगर आपको धब्बे दिखाई देते हैं किसी भी पेड़ में, समझ जाओ चूर्णी फफूंद है। और चूर्णी फफूंद होते ही सीधा सा एक ही प्रभाव है, एक ही उसका कारगर इलाज है, केराथिन दवाई का छिड़काव कर दीजिए, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, चूर्णी फफूंद में क्या होगा, पौधों के ऊपर सफ़ेद कलर के पाउडर नुमा धब्बे दिखाई देंगे, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में उसको पाउडर मिल्ड्यू कहेंगे, और उस पर हम केराथिन का छिड़काव करेंगे, ठीक है, चाहे कोई सी भी क्रॉप हो। अब एक डिजीज और होती है जिसको हम बोलते हैं पत्ती धब्बा। पत्ती धब्बा भी होती है जो अभी इसी बेर में तो नहीं है लेकिन बहुत सारी क्रॉप्स में होती है, तो उसमें भी ऐसा ही करना है आपको। पत्ती धब्बा में क्या होता है, आपको भीरे, आपको पत्तों पर भूरे या आपको धूसर रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, और उस पत्ती धब्बा को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीफ स्पॉट। क्या बोलते हैं, लीफ स्पॉट डिजीज बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें आपको एक दवाई डालनी है, जैसे इसमें आपको बताया मैंने केराथिन, उसमें आपको डालना है मेनकोजेब। क्या डालना है, मेनकोजेब। हिंदी इंग्लिश सेम नाम है, मेनकोजेब डालना है। चाहे आप किसी भी क्रॉप में डाल रहे हो, अगर वहाँ पर पत्ती धब्बा हो रखा है, आप कुछ नहीं करें, आप सीधा सा मेनकोजेब डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इज इट क्लियर। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स बताई हैं मैंने, आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेर में चूर्णी फफूंद के लिए किसका स्प्रे किया जाता है। अभी बताया था मैंने किसका करेंगे, केराथिन का करेंगे। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेर में चूर्णी फफूंद किससे होता है। अब यहाँ पर पूछा है उस कवक का नाम बताना है आपको। बेर में जो चूर्णी फफूंद होता है, वैसे चूर्णी फफूंद जिसमें भी होगा वो फफूंद जनित रोग है, कवक जनित रोग है। अब बताइए किससे होगा बेर में चूर्णी फफूंद। ओडियम जुजुबी कवक से,
फाइटोप्टेरा कवक से, सफ़ेद लट से, या फिर कोई नहीं। तो कोई नहीं तो होगा भी नहीं, सफ़ेद लट भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए जो ओडियम जुजुबी है उसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? ओडियम जुजुबी नामक कवक से होगा। तो बेर में चूंडी फफूंद, ओडियम जुजुबी नामक कवक। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, अब सिर्फ 2 स्लाइड्स बची, एक तो ये है, एक इसके बाद में इंपॉर्टेंट वाली और है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको जो बीच में क्वेश्चन आया था तो CIAH आया था। अब इसको समझिए, CIAH का मतलब क्या है? C का मतलब सेंट्रल, I का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ, A का मतलब एरिड, एरिड का मतलब होता है शुष्क, और हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है ये? बीकानेर में। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र बागवानी अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, बीकानेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसी के अंडर आता है ये, ठीक है। वैसे ICAR के अंडर आता है, लेकिन जो उसका एरिया है, क्षेत्रफल है, वहाँ पर है वो, ठीक है। फिर दूसरा है इसके बाद में विकसित किस्में, इसके द्वारा जो विकसित किस्में हैं वो कौन कौन सी है? तो जो बीकानेर से किस्में विकसित की गई हैं वो कौन सी है? नंबर 1 पे है हमारी गोमाकृति, इसको गणेश कृति भी बोलते हैं, और अर्ली उमरान इसका नाम है, ठीक है। तो 3 नाम है, गोमाकृति, गणेश कृति, अर्ली उमरान। फिर दूसरा है इसका थार सेविका और थारयूरा। तो कितनी किस्में निकली हैं? 3 किस्में निकली हैं, और मैं कह रहा हूँ इनको रट लेना आप, 100% पूछी जाएगी, रट लेना। सुपरवाइजर के एग्जाम में तो पूछी गई थी, अब भी पूछी जाएगी। तो जो जेट के विद्यार्थी हैं वो याद कर लेंगे, प्लीज़ 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 इसको याद कर लेना। गोमाकृति, गणेश कृति, अर्ली उमरान, थार सेविका और थार युवराज। कहाँ से निकली है? बीकानेर से निकली। बीकानेर में क्या है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र बागवानी अनुसंधान केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। लास्ट स्लाइड देखिए क्या कहती है। लास्ट स्लाइड है हमारी बेर की किस्में। अब बेर की किस्मों में क्या है? वेरिएशन है, डिफ्रेंशिएशन है। कैसे है? अलग अलग है, अगेती अलग है, मध्य अलग है और पछेती अलग है। तो अगेती का मतलब जो अर्ली प्रोडक्शन, अर्ली फ्रूटिंग वाली है, उसमें हो जाएगी सेब और गोला, सेब और गोला। अगर इसमें से भी पूछा जाता है कि सबसे अगेती कौन सी है, तो गोला वेराइटी जो है वो सबसे अगेती है, सबसे पहले जो फल बनते हैं वो इसमें बनते हैं। दूसरा है हमारा मध्यम। मध्यम में क्या हो जाएगा? मध्यम में हो जाएगा मुंडिया, कैथली, मेहरून, जोगिया और बनारसी, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी? ये मिडिल टाइम फ्रूटिंग वाली हो जाएगी, मध्यम वाली हो जाएगी। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं ऑन टाइम, या समय पर, या उपयुक्त समय पर जो फल देती है वो कौन सी है। 3 नाम पूछे जा सकते हैं वहाँ पर, इसीलिए कहता हूँ सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, मेरी बातों को सुना भी करे, उसको इम्प्लीमेंट भी करे। वो वहाँ पर पूछेगा आपसे मध्यम कौन सी है, मध्यम नहीं पूछेगा तो वो पूछेगा ऑन टाइम फ्रूटिंग कौन सी है, या उचित समय पर, उपयुक्त समय पर फल देने वाली कौन सी किस्में हैं। तो तीनों में ही एक ही नाम आएगा, मुंडिया, कैथली, मेहरून, जोगिया या बनारसी, ठीक है। अगला है हमारा पछेती, जिसको बोलते हैं लेट वेराइटी, लेट फ्रूटिंग वेराइटी। तो ये कौन सा हो जाएगा? उमरान, इलायची और महरवाली, उमरान, इलायची और महरवाली। अब ये तो वेराइटीज़ मैंने पढ़ा दी, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वेराइटी और होती है जिसका नाम होता है छुआरा। क्या है? उसका नाम है छुआरा। छुआरा भी बेर की वैरायटी है। ऐसा ना हो कि वहाँ आपको पूछ ले छुआरा किसकी वैरायटी है, अरे यार छुआरा तो किसका होता है, छुआरा तो खजूर का होता है, वहाँ पर खजूर कर दो। तो इसीलिए मैंने इसको सबसे अलग सेगमेंट में और सबसे लास्ट में डाला है। छुआरा आप ध्यान रखना, छुआरा किसकी वैरायटी है? छुआरा बेर की वैरायटी है। तो ये आज की हमारी धमाकेदार क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर जाना मेरे लिए। कमेंट में देख रहा हूँ 2-3 दिन से कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर जाना। और न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करके जाना। शाम को ठीक 8:30 बजे मिलेंगे बायोलॉजी की धमाकेदार क्लास। इससे भी ज़्यादा धमाकेदार क्लास लाऊंगा। कल तो कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए मैं नहीं आ पाया था, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। और जो कल सुबह वाली क्लास रहेगी हमारी, उसका टॉपिक ये है, कल सुबह जो क्लास होगी ठीक इसी समय, उसका टॉपिक ये है उद्यान विज्ञान, क्लास नंबर 7 होगी कल हमारी। और जो टॉपिक होगा हमारा वो कौन सा होगा? खजूर या डेट पाम जिसको बोलते हैं, ठीक है। हमारी ये गोल्डन सीरीज चल रही है जिसमें जेट, ICAR, BHU, PAT, UP के टेट सबकी तैयारी करवाई जाती है। चैनल का नाम है इंपीरियल एग्रो क्लासेज। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस की जानकारी और हिस्सा आप बन सकें और आपकी तैयारी को और मजबूत और सशक्त कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मिलेंगे शाम को ठीक 8:30 बजे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, लेकिन घर के अंदर ही रहना बेटा, बाहर मत निकलना, बाहर कोरोना है। बाय।